अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिन्ड फील्ड जिसे हम डाटा साइंस कहते हैं। तो डाटा साइंस को मल्टी डिसिप्लिन्ड क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये कोई एक फील्ड नहीं है, ये मल्टीपल फील्ड से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल डाटा साइंस में आपका जो ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो स्टैटिस्टिक्स से पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर साइंस है। लेकिन सिर्फ स्टैट और कंप्यूटर साइंस काफ़ी नहीं है, क्योंकि डाटा आपके पास किसी डोमेन से आ रहा है। वो हो सकता है हेल्थ का डाटा हो, वो हो सकता है लॉ का डाटा हो हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का डाटा हो, वो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट्स का आईओटी का डाटा हो। तो आपके पास जो एक मेजर इंग्रेडिएंट है डाटा साइंस का वो ये है कि आप जिस डोमेन से डेटा आ रहा है उस डोमेन का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो है मिल के एक डाटा साइंस को मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बनाती हैं। डाटा साइंस का ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास जो डाटा है उसमें से आप नॉलेज और इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब ये नॉलेज और इनसाइट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप डाटा गैदर करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू आप गुजरेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आज के डाटा साइंस का प्रोसेस क्या होता है। आज के लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक पूरा व्यू ले लें डाटा साइंस का कि डाटा साइंस ओवरऑल काम कैसे करती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ज़रूरत के मुताबिक कुछ डीप डाउन करेंगे और कुछ हम अपने पिछले लेक्चर से रेफरेंसेस सारे दे देंगे ताकि हमारे पास टाइम भी बचा रहे। ओके, बिल्कुल। इसकी जो थोड़ा सा मैं मज़ीद ऐड करूं कि जो डाटा साइंस है उसकी इम्पोर्टेंस आप इस तरह से देखें कि आजकल आपके पास जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स चल रहे हैं उनकी जो बैकबोन है वो उनकी डेटा प्रोसेसिंग है। वो जिस तरह से अपने जो डाटा वो गैदर कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, जो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वॉच करते हैं, हमारी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं या हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर वो सिर्फ अगर एक काम करें कि वो अपना यूट्यूब खोलें और उसका सिर्फ होम पेज देखें, तो जितने लोग बैठे हैं श्योर के तमाम लोगों का जो होम पेज है वो डिफरेंट खुलेगा, उसके ऊपर डिफरेंट कंटेंट होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म सेम है। सब ने यूट्यूब ही खोला है लेकिन कंटेंट आपके पास सेम आ रहा है। वो पीछे क्या है? वो पीछे ये है कि उन्होंने जो डाटा, जो आपने चीज़ कंज्यूम की, हर एक चीज़ का डाटा पीछे रिकॉर्ड पे जा रहा है, उस डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसकी बेसिस के ऊपर इतने बड़े बड़े जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो चल रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, कंपनीज चल रही हैं। और तमाम लोगों को क्या चाहिए? हमारी जो व्यूअर्स हैं वो क्या, उनकी डिमांड क्या है? किसी जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने एक इतना बड़ा जाइंट है, वो क्या कर रहा है? अब उसने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, लेकिन उसको जो रिक्वायर्ड है मेन चीज़ वो ये है कि यूज़र की इंसाइट्स। यूज़र की इंसाइट्स कहाँ से आ रही हैं? वो डेटा से आ रही हैं। सो डेटा, अब अगर आप इस दौर में बात करें तो इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। जिसके हाथ में अगर डेटा है वो उसके समझ ले कि उसके पास एक गोल्ड माइन है जिसको वो माइन करके तो वैल्यू जनरेट कर सकता है, मॉडल क्रिएट कर सकता है, प्रेडिक्शंस बना सकता है, एनालिसिस डेवलप कर सकता है, इनसाइट्स ले सकता है। और इसलिए हमने कहा था कि डाटा साइंस का ऑब्जेक्टिव है इनसाइट्स और नॉलेज क्रिएट करना। कैसे? बाय फाइंडिंग द पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा। तो अब हम एक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसे हम कहते हैं डाटा साइंस प्रोसेस। ठीक है, कि आप डाटा साइंस कैसे अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम हिडन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं डाटा के। क्यों करते हैं? ताकि हम नॉलेज उसमें से निकाल सकें और हम उसमें से इनसाइट्स कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, ये क्यों निकालते हैं? ताकि हम उसे बिजनेस पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, बिजनेस पे अप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेदर डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे पता होगा यार आगे इतनी बारिशें होनी है या खुश्क साली होनी है, मैं उसके मुताबिक अपने मामलात करूँ। अगर मैं स्टॉक्स में हूँ तो मैं स्टॉक की इनसाइट्स जो है वो निकालूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये जो डाटा के पैटर्न्स हैं ये आपको हर फील्ड में हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि वी लिव इन द एज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जैसे हारिस ने कहा कि डाटा इज़ गोल्ड।
तो जब आप डेटा साइंस प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला काम आपके पास आता है कि आपने डेटा एक्वायर करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो डाटा एक्विजिशन है, डाटा एक्विजिशन में आपका सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा डिफरेंट डेटा सोर्सेज से। अब ये डाटा सोर्सेज आपके पास ज़्यादातर डेटाबेसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, हमारे पास हार्डवेयर सेंसर्स हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सैटेलाइट की रीडिंग्स होती हैं, कोई वाटर की रीडिंग सी के अंदर डिफरेंट, उन्होंने मूवीज़ में आपने देखा होगा कि सी के अंदर बुईज होती हैं जिनसे रीडिंग आती हैं। और अब एक हमारे पास नई डोमेन है IoT, जिसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि आपके पास ये AC है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में गाड़ी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर आपको पता है मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 से 6 टाइप के डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। एक्सेलरोमीटर होता है, जायरोमीटर होता है, प्रॉक्सीमीटर होता है और मल्टीपल सेंसर्स हैं। ये सब सेंसर्स डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो डेटा साइंस के प्रोसेस में है वो आपका कि डेटा आपने एक्वायर करना है, और इसका बड़ा सोर्स आपके पास डेटाबेसेस हैं, डाटा वेयर हाउसेज हैं और डेटा लेक्स हैं। तो ये वाली डोमेन जो है डाटा एक्विजिशन की, ये कुछ बिग डाटा से ओवरलैप भी करती है, लेकिन अभी हम बिग डाटा वाली बात नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ जनरल आइडिया आपको देंगे। जब आपके पास डेटा आ जाए, आप डेटा एक्वायर कर लें, तो फिर आपने उसके ऊपर चूंकि डाटा साइंस अप्लाई करनी है तो फिर आप उसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक्वायर कहाँ से करते हैं? मैंने 2-3 एग्जांपल दी। मैंने आपको बताया कि डेटाबेसेस एसक्यूएल भी हो सकते हैं, नो एसक्यूएल हो सकते हैं। मैंने फिर IoT डिवाइसेस के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने डिफरेंट डाटा सोर्सेज, डाटा लेक्स, क्लाउड जो है उसके बारे में बताया। तो ये डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज है। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारे काउंटलेस सोर्सेज हो सकते हैं। एक छोटी सी असाइनमेंट ये हो सकती है कि आप ये देखें कि डाटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी मज़े की एक्सरसाइज होगी। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मज़ीद अगर हम इसको देखें तो आपके लिए आसानी क्या हो जाती है कि जिस प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आप काम करने का सोच रहे हैं या जो आपकी टारगेट इशू है, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो आपको किन किन जगहों से मिल सकता है। 2 चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, या तो वो डेटा ऑलरेडी जनरेटेड है, किसी के पास एक एक्वायर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है जो उसने डेटाबेस एक उसकी बना के रखी हुई है, या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि उसके ऊपर उस प्रॉब्लम पे अभी किसी ने कोई काम नहीं किया, या उसका जो डेटा है वो पड़ा तो हुआ लेकिन वो अभी उसके ऊपर किसी की कोई अटेंशन इस तरह से नहीं गई, डाइवर्ट नहीं हुई, और अब आपको उस डाटा को एक्वायर करने के लिए प्रॉपर जो है वो एक एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ताकि वो, क्योंकि डाटा इज़ लाइक, अगर उसमें यूजर्स का डाटा इन्वॉल्व है तो डाटा वैसे ही एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। कहीं से भी अगर आपने एक्वायर करना है तो उसके लिए आपके पास, जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर एक वैलिड प्रॉब्लम और परमिशंस और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जिसके बाद आपको जो है वो डाटा मिल सकता है। अच्छा, एक्वायर के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है प्रिपेयर का, ठीक है। अच्छा, ये प्रिपेयर का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप यूँ समझें कि आपने एक मशीन को इनपुट देनी है, अनटिल अनलेस वो इनपुट इस फॉर्म की हो कि वो मशीन एक्सेप्ट कर सके। जैसे आपने किन्नू का जूस निकालना है, अब उसमें आप किन्नू काट के डालेंगे तो जूस निकलेगा, बगैर काटे नहीं निकल सकता। सो आपने क्या किया, प्रिपेयर किया इनपुट को, ठीक है। सो इसी तरह जब आप डाटा साइंस के प्रोसेस में डाटा को यूज़ करना चाहते हैं इनसाइट्स और नॉलेज निकालने के लिए, तो डाटा को एक ख़ास शक्ल में आपको तैयार करना पड़ता है। तो इस स्टेप को प्रिपेयर कहते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी और डिटेल में जाता हूँ। प्रिपेयर जब आप करते हैं तो आपको एक्चुअली 2 काम करने होते हैं, और प्रिपेयर को वैसे बाय द वे EDA भी कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का मेन पर्पस ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपके पास जो डाटा है वो किस तरह का है। अब एक ज़हन में सवाल आता है कि हम ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डाटा किस तरह का है। तो डाटा की आपको याद होगा कि मैंने 2 टाइप्स हमेशा से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड में हमने पहले ज़रा बात कर ली है, तो आज के डिस्कशन में मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा पे होगा,
क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की टाइप्स हमने देखी थी कि इसमें हमारे पास ऑडियो या स्पीच आ जाती है, हमारे पास रिटन टेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास इमेजेस और वीडियो आ जाती हैं, सब हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एग्जांपल है। अब मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ आ जाता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसमें किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट है पर्सन्स का। अब हर बंदा जो है, पर्सन बंदे को कहते हैं, आपको पता है, हर बंदा जो है उसके कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बंदा जो है उसका नाम होगा, उसकी जेंडर होगी, ख़तून भी हो सकती है, उसका हेयर कलर होगा, उसका प्रोफेशन होगा, उसकी एज होगी, उसकी हाइट होगी, उसका वेट होगा। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो अभी खड़े खड़े मेरे जहन में आए। इसके अलावा और बहुत सारे काउंटलेस एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ये एट्रीब्यूट हो सकता है कि उसको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, उसको कैंसर हुआ था या नहीं हुआ था, उसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उसे कौन कौन सी डिजीज़ हैं। यू कैन सी कि इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हर पर्सन जो है, आपने अब पर्सन की तो मैंने आपको एग्जांपल दी, तो हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि डेटा किस तरह का है। तो हमें डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन करने, मैं पहले वो क्वेश्चन रिपीट करता हूं, फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि हमारे डेटा में एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको पर्सन की एग्जांपल दी कि पर्सन का अगर डेटा है तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एक दूसरा सवाल जिसका हमें जवाब देना है वो ये है कि हर एट्रीब्यूट में वैल्यू किस तरह की आती है। अब वैल्यू का मतलब है कि अगर मेरा नाम है तो वो अल्फ़ाबेट्स होंगे, अगर मेरी एज है तो वो न्यूमेरिक होगी, अगर मेरे हेयर कलर है तो वो 3 या 4 टाइप के हेयर कलर्स हैं, उनमें से कोई एक होगा। तो हमारा जो डेटा है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, वो कैटेगोरिकल भी ले सकता है, वो दूसरी टाइप की वैल्यूज़ भी ले सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हर एट्रीब्यूट किस तरह का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आंसर करना है कि हमारा जो एट्रीब्यूट है, मतलब पर्सन के डाटा में एक बंदे का डाटा तो नहीं होगा ना। और फर्ज करें नादरा का डाटा है, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल का डाटा, ठीक है ना। तो फिर तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारा डाटा जो है उसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। अच्छा, ये लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये स्टैट से आया है, इससे आपने ना घबराना नहीं। अभी हम इसको तफसील में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास मिलियन रिकॉर्ड्स हैं और उसमें हेयर कलर हैं ब्लैक, वाइट, ग्रे, ब्राउन भी हो सकता है हेयर कलर, ब्राउन हो सकता है। हाँ, तो ये 4 से 5 टाइप के हैं। तो हम जब अपने डाटा को ईडीए कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जी हमारी जो मिलियन रिकॉर्ड्स हैं उसमें से 50% लोगों के बाल काले हैं, 30% लोगों के बाल ग्रे हैं, बाकी परसेंटेज जो है कुछ यही है। तो ये क्या थी, ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन थी, एट्रीब्यूट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो ये 3 क्वेश्चन जो है, इनको अगर हम आंसर कर सकें तो हम कह सकते हैं कि यार हमने अपना डेटा अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। ओके, अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि यार डाटा साइंस के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पहली टाइप है उसे हम कहते हैं नॉमिनल डेटा या नॉमिनल एट्रीब्यूट। जैसे मेरा नाम शिराज है, ये एक नॉमिनल एट्रीब्यूट है। हारिस नॉमिनल नाम है ना। तो पर्सन, मैं पर्सन की एग्जांपल ही आके लेके चलूंगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड डाटा, जिनको आइडिया नहीं है, ये टेबल टाइप का डाटा होता है। जैसे आपने एक्सेल में डाटा देखा है ना, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। तो एक्सेल में आपके पास रोज एंड कॉलम्स होती हैं।
तो जब मैं एट्रीब्यूट कहता हूँ तो एक्चुअली मैं कॉलम कह रहा हूँ, ठीक है, जो आपने ज़हन में रखना है। सो जब व्हेन आई एम सेइंग के एट्रीब्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट के एक्सेल की शीट जैसा जो डाटा है उसके अंदर हमारे पास कॉलम का नाम क्या है, ठीक है। तो कुछ टाइप, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस की, पर्सन में एक टाइप जो है वो नॉमिनल है। नॉमिनल टाइप या नॉमिनल डाटा की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता और इस पे जो सिर्फ एक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई ख़ास ऑपरेशन आप कर नहीं सकते इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे आप ये कह सकते हैं कि मिलियन रिकॉर्ड्स में से शिराज कितने हैं, अहमद कितने हैं, हारिस कितने हैं, इरफान कितने हैं, दैट्स इट। और क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे ना, सिर्फ नेम के एट्रीब्यूट्स के बेस पे। तो ये नॉमिनल डाटा की ख़ास बात ये है कि इस पे एक तो अच्छा, इसको बाय द वे कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। तो अगर आप लफ्ज़ सुने ना जी कैटेगोरिकल डाटा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कैटेगोरिकल और नॉमिनल एक ही टाइप की, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और बाज़ दफ़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करूँगा। इंटरचेंजेबली यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपका थॉट प्रोसेस जो है ना उसको ट्रांसलेट करता रहता है, ठीक है। हमारे पास जो दूसरी इम्पॉर्टेंट डाटा टाइप है उसे हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी यूँ समझें कि नॉमिनल की एक स्पेशल टाइप है जिसमें दो ही कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकर, नॉन स्मोकर, ठीक है। अब या तो बंदा स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर होगा। कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव, या तो बंदे को कोविड बीमारी हुई होगी या कोविड बीमारी नहीं हुई होगी। सिमिलरली हर डिजीज़ जो है उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी एट्रीब्यूट, ठीक है। बाइनरी एट्रीब्यूट में दो वैल्यू होती हैं और इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, बाइनरी एट्रीब्यूट में जब चूँकि दो वैल्यू हैं तो कस्टम ये है कि हम इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजुअली हम जिस किस्म की वैल्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाइनरी में, उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी कहते हैं, ठीक। तो बाइनरी एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ हैं या तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। आपको याद होगा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास की बात की थी कि डाटा की पॉजिटिव क्लास है या नेगेटिव क्लास है, या 0 है या 1 है। तो टेक अवे, बाइनरी एट्रीब्यूट में दो ही टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट की टाइप हमारे पास है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल, ORDNAL, ऑर्डिनल, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनल का लफ्ज़ जब आप सुने ना तो आपके ज़हन में आता है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद ऑर्डर, ठीक है ना। इसमें कोई इनहेरेंट ऑर्डर है चीज़ों का। फॉर एग्जांपल पर्सन के जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी डाटा सेट की या डाटा बेस की, उसमें एक एट्रीब्यूट था प्रोफेशन। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता तो एक बंदा लेक्चरर है, एक बंदा असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर है। डाटा तो ये नॉमिनल है, नाम है ना सारे, लेकिन आपको एक ऑर्डर नज़र आ रहा है इनके अंदर। आपको पता है कि यार प्रोफेसर सबसे सीनियर होगा, लेक्चरर सबसे जूनियर होगा। इसी तरह हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो रैंक्स होते हैं प्रोफेशनल, वो सारे रैंक्स जो हैं वो भी ऑर्डिनल की एग्जांपल है। तो ऑर्डिनल ऐसा डाटा है जो नॉमिनल है लेकिन उसमें कुछ ऑर्डर है, उसमें जो वैल्यूज़ एट्रीब्यूट की आ सकती हैं देयर इज़ सम ऑर्डर इन इट, ठीक है। तो इस किस्म का जो एट्रीब्यूट की टाइप है इसे हम ऑर्डिनल कहते हैं। नॉमिनल कैटेगरी या नेम है, कोई ऑर्डर नहीं है, और सिर्फ एक ऑपरेशन आप क्या कर सकते हैं, सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बाइनरी स्पेशल केस ऑफ नॉमिनल है क्योंकि कैटेगरी दो ही होती हैं इसमें, या तो पॉजिटिव नेगेटिव होगी, 0 1 भी कह देते हैं उसको, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्मोकर या नॉन स्मोकर की। तीसरी मैंने आपको एट्रीब्यूट की टाइप बताई ऑर्डिनल। नॉमिनल है लेकिन देयर इज अ ऑर्डर इन द वैल्यूज, कि इस एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज आएंगी उनमें कोई इनहेरेंट या छुपा हुआ ऑर्डर है।
जैसे मैंने आपको रैंक्स की एग्जांपल दी, ठीक है। ऑर्डिनल की खास बात ये है कि देयर मस्ट बी एन ऑर्डर ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रैंक्स की, तो रैंक में जैसे अब एक एसोसिएट प्रोफेसर सीनियर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर से, ठीक है ना। तो जैसे एक एसोसिएट एमएल इंजीनियर जो है वो नीचे होगा एमएल इंजीनियर से। सो देयर इज अ हिडन ऑर्डर इन इट, है नॉमिनली बट ऑर्डर है उसमें, ठीक है। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है वो है न्यूमेरिक एट्रीब्यूट, ठीक है। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट क्वांटिटेटिव होता है और मेजरेबल होता है, ठीक है। क्या दो खास निशानियां हैं, क्वांटिटेटिव होता है, मेजरेबल होता है। अच्छा, जब मैं मेजरेबल कहता हूं तो इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर अरिथमेटिक कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वास्ता हमें जिस एट्रीब्यूट टाइप से पड़ेगा वो न्यूमेरिक टाइप है, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप में भी आगे दो टाइप्स होती हैं। मेरा ख्याल है कि हम उस डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ आप न्यूमेरिक याद रखें। मैं सिर्फ आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ कि कुछ न्यूमेरिक टाइप्स जो हैं उनमें एब्सोलूट ज़ीरो नहीं होता। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं होता? ओके। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ईयर 0, क्या ईयर 0 से पहले टाइम नहीं था? ऑफ कोर्स था, ठीक है। सो न्यूमेरिक है लेकिन एब्सोलूट ज़ीरो नहीं इसमें एग्जिस्ट करता। जो न्यूमेरिक की एक दूसरी क्लासिफिकेशन है उसमें एब्सोलूट ज़ीरो, मेरा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं फ्रेश आदमी हूँ, कॉलेज से निकला हूँ, मेरा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 0 है। एक डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो खाली है, 0 है, जितने वर्ड्स लिखे हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें एब्सोलूट ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो न्यूमेरिक में जो दो टाइप्स हैं, एक में एब्सोलूट ज़ीरो नहीं होता, दूसरी में एब्सोलूट ज़ीरो होता है, ठीक है। सो और न्यूमेरिक में मैंने आपको बताया था कि मेजरेबल है, इसमें आप ये जो मैथ के सारे ऑपरेशंस हैं ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब हमने अपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया अंडरस्टैंडिंग द डेटा में। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमारे एट्रीब्यूट की टाइप्स क्या हैं। अच्छा, अब इधर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। मैंने आपको पर्सन की एग्जांपल दी थी, पर्सन में मुझे कोई न्यूमेरिक एट्रीब्यूट की एग्जांपल तो दें। एज, वेट, हाइट, तो ये सारी जो हैं ये न्यूमेरिक एट्रीब्यूट की एग्जांपल है। वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा को ये था कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें किस तरह की वैल्यूज हैं। बाकी में तो हमने सॉर्ट ऑफ डिस्कस कर ली थी, न्यूमेरिक में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिक में हमारे पास या तो डिस्क्रीट डेटा होता है या कंटिन्यूअस डेटा होता है, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा आपको पता है 1 2 3 4 टाइप जो डाटा है उसे हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, और कंटिन्यूअस डाटा जो है उसे कंप्यूटर साइंटिस्ट फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं शायद। बिल्कुल, फ्लोटिंग यानी कि डेसिमल के साथ 2.25 2। अच्छा, अब 2.25 के आगे 2.25321 भी तो हो सकता था ना, जैसे पाई की वैल्यू है 3.1415926 अप टू पता नहीं कहाँ तक। सो दैट इज एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप ऑफ वैल्यू होती है जी। इसकी एग्जांपल मतलब आप इस तरह दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ईयर्स हैं, ठीक है। तो 2001, 2002, 2003 इनके बीच में कोई और 2001 और 2002 के दरमियान कोई और वैल्यू ईयर की आ नहीं सकती, ठीक है। आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास डिस्क्रीट उसके अंदर आएंगे। कंटिन्यूस है जिसके अंदर कंटिन्यूस में अगर आप फॉर एग्जांपल इसको अगर इस तरह ले रहे हैं, कोई सैलरी की वैल्यूज़ ले रहे हैं या हाइट की वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो वो 2001, 2001.1 इस तरह उसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। विद इन द रेंज आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। बेहतरीन, थैंक यू हारिस। ओके, सो विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि हमारे डाटा की प्रॉपर्टीज़ क्या है।
या इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। हम कहते हैं हमारे डाटा की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसको मैं एक और तरह कह सकता हूँ, हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। ठीक है, ये दोनों एक ही बातें हैं। अब अगर हम डाटा की प्रॉपर्टीज़ जानना चाहते हैं या डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें बेसिक सी हम ना स्टैट अप्लाई करते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा। और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा ज़्यादातर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम 3 तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट किस तरह का है या उसमें किस तरह की वैल्यूज़ हैं, उस डाटा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या उसकी स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये जानबूझ के मैं 3-4 मुश्किल लफ्ज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये इंटरचेंजेबल है। अभी समझ में नहीं आई, डोंट वरी, जब मैं इनकी एग्जांपल दूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक के लिए टेक अवे ये है कि आपने डाटा की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ निकालनी। वो कैसे निकालनी है? बड़ी आसान है। हम 3 किस्म के मेजर्स अप्लाई करते हैं। याद है ना, न्यूमेरिक डाटा मेजरेबल था और मैंने कहा था अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं। अब मैं कहता हूं अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ थोड़े से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी हो सकते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में मैं 3 मेजर निकालने में बहुत इंटरेस्टेड होता हूं। सबसे पहला मेजर जो है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहले इसको तोड़ते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी होता है किसी की कोई आदत या किसी का ही इज इंटेंडेड टू डू फ्ला समथिंग, ठीक है ना। झुकाव बहुत ज़बरदस्त लफ्ज़ है, थैंक यू सो मच। मेरे एक फिजिकल स्टूडेंट ने इसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन की जो मेरे जहन में नहीं आ रही थी, झुकाव, ठीक है। तो टेंडेंसी, मेरे जहन में इंग्लिश ही आ रहा था इंक्लिनेशन तो वो और भी मुश्किल हो जा रहा था, थैंक यू सो मच। झुकाव। सेंट्रल टेंडेंसी, दरमियानी वैल्यू की तरफ झुकाव, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये देखते हैं कि हमारे डाटा की दरमियानी वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर आप दरमियानी वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये डाटा का झुकाव किस तरफ है, क्योंकि वो दरमियानी वैल्यू डाटा को तोड़ देती है ना 2 हिस्सों में। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट मेजर है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मेजर्स जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहला सेंट्रल टेंडेंसी मेजर जो है वो है मीन, एवरेज जो आप निकालते हैं ना। जैसे 3, 4, 5 की मैंने एवरेज निकालनी है, तीनों को जमा करूँगा, 3 पे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज को स्टैट वाले जो हैं ज़रा वो प्यारा सा करने के लिए उसको मीन कह देते हैं, ठीक है, MEAN। तो मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है। एक जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर है उसे हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन कहते हैं दरमियानी चीज को, मिडल वैल्यू। अगर आपने मीडियन को याद करना है ना तो आपने लफ्ज ज़हन में रखना है मिडल वैल्यू, ठीक है। मीडियन, मिडल वैल्यू। लेकिन इसमें एक चीज़ जहन में रखनी है, मिडल वैल्यू किस डाटा की? सॉर्टेड डाटा की। हाँ, वेरी राइट। न्यूमेरिक डाटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं ना, ये तो हमें क्लियर है। और हमें ये भी पता है कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं। सॉर्टिंग ये है कि एक तरतीब में सारी चीज़ें हम रख दें तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो मीन, मीडियन। मीन क्या है? एवरेज जैसे हम निकालते हैं। मीडियन क्या है? दरमियानी वैल्यू के वो वैल्यू जो डाटा के लोअर हाफ को अपर हाफ से अलग कर दे। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 में 5 अगर मैं पकड़ूं, 2 वैल्यू नीचे, 2 वैल्यू ऊपर, ठीक है। वह ये निकालने का जो तरीका है इस पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन से हैं। मीन, एवरेज को कहते हैं। मीडियन, मिडल वैल्यू को कहते हैं। मॉड,
मॉड कहते हैं सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू, वो वैल्यू जो बार बार रिपीट हो, जैसे 2 2 2 3 4। अब इसमें मॉड क्या होगा? 2, क्योंकि वो 3 दफ़ा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी मेजर हैं। हर एक की अपनी खसूसियात हैं, अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। ओके, तो हम डाटा की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, और वो डिस्कस करने के लिए मैंने बताया था कि हम 3 स्टैटिस्टिकल मेजर्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और सबसे पहला कौन सा था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने आपके सामने रखी। हमारे पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैटिस्टिक्स का, उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्स का मतलब होता है चीजें बिखरना, इधर उधर होना। डिस्पर्स्ड हो गए लोग, डिस्पर्स हो गए यानी कि लोग इधर उधर फैल गए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये देखता है कि हमारा डेटा जो है न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट का, आपने जब मैं ये सारे मेजर बता रहा हूं ना, आपके ज़हन में ना एक्सेल का एक कॉलम आना चाहिए जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। ये सारे काम हम उस एक्सेल के कॉलम पे कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, उसे मैं एट्रीब्यूट कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में एक पिक्चर बने, आप वो जिसे हम कहते हैं ना स्टोरी बिल्ड करना। अगर आप आंखें बंद करके इसको विजुलाइज नहीं ना कर सकते तो फिर समझ आना जो है ना, वो फिर आपको लगेगा मैं ऐसी तकरीर कर रहा हूँ, आपको नींद आ रही होगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। कि हम इधर एफर्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आनी चाहिए। तो जब भी मैं एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, आपने क्या आंखें बंद करके सोचना है कि एक एक्सेल की शीट है, उसके अंदर एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन है ना, ये हम उस कॉलम के ऊपर कर रहे हैं जो नंबरों से भरा हुआ है। उसी में हमने क्या निकाला? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और उसी में अब हमने क्या निकालना है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या बताता है कि हमारा डाटा मिडल वैल्यू से कितना फैला हुआ है, आगे की साइड पे भी और पीछे की साइड पे भी। अब इसका मतलब यह है कि अगर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीन होगा तो डिस्पर्शन का मेजर कुछ और होगा। अगर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीडियन होगा तो डिस्पर्शन का मेजर कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स आपको बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हमारे काम के मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्शन है, वो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। और ये तब हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम मीन यूज़ करें। ठीक है, मैंने अर्ज़ किया कि डिस्पर्शन के 2 मेजर यानी कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं अगर सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन यूज़ कर रहे हैं। अगर सेंट्रल टेंडेंसी में मीन नहीं ना यूज़ कर रहे तो हम ये दोनों नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये ज़हन में रखें। लेकिन अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन यूज़ कर रहे हैं तो फिर डिस्पर्शन में क्या निकालेंगे हम? डिस्पर्शन में हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। ये क्या होती है? डोंट वरी, हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन जनरल आइडिया है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो हैं क्वार्टाइल्स और इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन के पॉपुलर मेजर्स हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट मेजर हमें डाटा के बारे में आगे ही देता है कि हमारा डाटा जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब ये प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली यानी उसके करीब करीब। तो प्रॉक्सिमिटी क्या है कि 2 वैल्यू एक दूसरे के कितनी करीब है। मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताता है कि चीज़ें, जनरल रख रहा हूँ,
कि वैल्यूज़ एक दूसरे के कितनी करीब हैं। तो आप दो वैल्यूज़ के दरमियान भी निकाल सकते हैं, एन वैल्यू के दरमियान भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसमें हमारे पास जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेजर हैं वो लीनियर अलजबरा से आते हैं। नाम ज़रा खौफनाक सही है। कोई बात नहीं सर, एडवांस कोर्स है, नाम लेना चाहिए बच्चों को। हाँ, एडवांस कोर्स है इसलिए नाम मैं ना बोल देता हूँ, लेकिन हम ना इसको डिस्कस करेंगे। नामों से आपने घबराना नहीं है, चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान ही है। ये जो मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है ना, ये यूजुअली हम दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान निकालते हैं, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन हम एक ही एट्रीब्यूट में निकाल रहे थे। लेकिन अब आपने इमेजिन करना है कि दो एट्रीब्यूट्स हैं, हाइट और वेट। यूजुअली जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसका वेट भी ज़्यादा होता है। ये रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह कोई इन्वर्स रिलेशनशिप, जो कम पढ़ता है वो फेल हो जाता है। सॉर्ट ऑफ ये भी एक रिलेशनशिप है। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं कि हार्डवर्क यस या नो, पेपर में पास हुआ यस या नो। तो जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। तो ये दो एट्रीब्यूट्स में पर्सन के ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो रिलेशनशिप यूजुअली दो एट्रीब्यूट्स, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप में हम इंटरेस्टेड होते हैं। यानी कि मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी हम दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के दरमियान निकालते हैं। और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो हैं वो है डॉट प्रोडक्ट, कोसाइन सिमिलैरिटी और कोरिलेशन। असल में जो प्रॉक्सिमिटी है ना, इसमें हम दो चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और एक रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब जैसे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रिलेशनशिप तो है लेकिन इनवर्स है। लेकिन कितना इनवर्स है कि अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा तो पक्का ही फेल होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ना एफर्ट करोगे नहीं पास हो। तो दो चीज़ों में हम इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है और एक रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता एग्जांपल से और भी आपको क्लियर होंगे। तो हमने बात स्टार्ट की थी अंडरस्टैंडिंग द डेटा से। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ पूरी पिक्चर ताकि आपके जहन में क्लियर हो। तो हम क्या पढ़ रहे थे, डेटा साइंस का प्रोसेस। सबसे पहला पार्ट था एक्वायर, डेटा एक्वायर कैसे करना है। दूसरा पार्ट था प्रिपेयर। प्रिपेयर में मैंने कहा था कि सबसे पहले हमने अपना डेटा अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने सोचा था यार अंडरस्टैंड कैसे करें, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे थे कि एट्रीब्यूट की टाइप क्या है, मैंने एट्रीब्यूट की टाइप्स बताएं। फिर हमने देखा कि एट्रीब्यूट में कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। फिर हमने देखा कि एट्रीब्यूट के स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फिर मैंने आपको ये तीन मेजर बताए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के डाटा मिडल वैल्यू से कितने कितने फासले पे फैला हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम मीन यूज़ कर रहे हैं, और क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर हम मीडियन यूज़ कर रहे हैं। तो ये था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और तीसरा जो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप या मेजर था वो था मेजर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के दो एट्रीब्यूट्स या दो फील्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं वो, या यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है या सेम डायरेक्शन, ठीक। तो इससे हमें अब ये सारे काम हम जब कर लेते हैं तो हम अपने डाटा को अंडरस्टैंड करके कुछ उसकी सेंस बना सकते हैं। अच्छा, इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि न्यूमेरिक डाटा में हमारे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हमारे पास दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हारिस अगली बार हमने दिखानी भी है बच्चों को, ठीक है, याद ज़रूर।
एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो जैसे बेल नहीं कर्व बना होता, बेल कर्व, तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। और एक हमारे पास होती है एसिमेट्रिक, उसको स्क्यूड भी कहते हैं। ये लफ्ज़ बारी बारी मैं आप पे फेंक रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए मैं बेस ज़रूरी से बना के थोड़ा सा काम आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ कि आपको भी पता रहे यार, हमने जाके खुद पढ़ना है खुद। तो मैंने क्या लफ्ज़ बोले हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद मैंने बताया एसिमेट्रिक डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो एसिमेट्रिक डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आगे दो टाइप्स होंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। बस इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, एज्योर है जिसे नॉर्मली एज्योर बोला जाता है, AWS है, हमारी ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। और हमारा जो डेटा साइंस का जितना काम है, इससे रिलेटेड डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ये फील्ड बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही हैं और जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोफेशंस हैं ये नियर फ्यूचर, जिसके अंदर आप लोग एक्सेल कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ को अगर आप सिर्फ एक लेक्चर की हद तक लेंगे कि जी ये चीज़ हमने पढ़ी है, हमने डिस्पर्शन पढ़ी है, हमने मीन मीडियन मॉड पढ़ा है, तो आपको वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। फ़ायदा ब्रॉडर सेंस में जब आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि ये जो लोग एम कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए या डेटा साइंस के अंदर जाने के लिए, उनको ये चीज़ें, उनका एक प्रॉपर रोड मैप है। तो उसको इस तरह से देखें, मुश्किल चीज़ें आएंगी, घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डट के खड़े रहें और सीखें। ओके, तो वापस आते हैं अपने डाटा साइंस के प्रोसेस के ऊपर। तो अभी हम थे प्रिपेयर पे। प्रिपेयर के दो पार्ट हैं। प्रिपेयर का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, नाउ यू अंडरस्टैंड योर डेटा, ठीक है। प्रिपेयर का दूसरा पार्ट है कि अब आपने अपने डाटा को प्री प्रोसेस करना है। क्या करना है? प्री प्रोसेस करना है। अब ये प्री प्रोसेस करने का में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम बारी बारी 4 मेजर काम हमने करने होते हैं प्री प्रोसेसिंग में, और हम एक एक को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो प्री प्रोसेसिंग का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप अपने जो मॉडल है या आपकी जो भी एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, उसे को अच्छी क्वालिटी का डाटा लें। अब अच्छी क्वालिटी का डाटा का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सन की एग्जांपल दे रहा हूँ। पर्सन में एज है, आपने देखा कि यार एक बंदे की एज लिखी है 670 साल, एक जगह पे हाइट लिखी हुई है 290 फुट, एक जगह पे वेट लिखा हुआ है 3000 kg। ये क्वालिटी का डाटा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। बिल्कुल सही। तो जब आप इस किस्म का डाटा अपने मॉडल को देंगे तो मॉडल गलतियां करें, ठीक है। तो आप प्री प्रोसेस क्यों करते हैं? ताकि आप डाटा की क्वालिटी को बेहतर करें, और वो बेहतर क्वालिटी के डाटा से जो मॉडल ट्रेन होगा वो पैटर्न भी अच्छे फाइंड करेगा, वो इनसाइट्स भी अच्छी फाइंड करेगा, वो आपको नॉलेज भी अच्छा देगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई हम डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। प्री प्रोसेस करने के लिए हम डाटा की क्वालिटी बेहतर करते हैं। क्वालिटी का मतलब है डाटा एक्यूरेट हो, डाटा में कंसिस्टेंसीज जो हैं वो ना हो, डाटा में मिसिंग वैल्यूज़ ना हो, डाटा में नॉइज़ ना हो, डाटा इंटरऑपरेबल हो। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके डाटा की क्वालिटी डिटर्मिन करती हैं। और प्री प्रोसेसिंग स्टेप का एक ही मकसद है, डाटा की क्वालिटी को बेहतर करना। अदरवाइज हमारी वो प्रोवर्ब गार्बेज इन गार्बेज आउट, बिल्कुल वो तो आपने सुनी होगी। सो डाटा की क्वालिटी अच्छी होगी, बनने वाला मॉडल अच्छा होगा। ओके, सो प्रिपेयर का जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप है उसमें 4 टोटल स्टेजेस हैं। कोई खास ऑर्डर नहीं है, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है डाटा क्लीनिंग, ठीक है। डाटा क्लीनिंग में आपके पास टारगेट ये होता है कि ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी थी कि बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा एज है, गलत उसकी डाटा दिया हुआ है, आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है। अच्छा, मैं मैनेज कह रहा हूँ, मैं आपको कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं।
और ये इसको सॉल्व करना इन इट सेल्फ एक प्रोफेशन है जिसे कहते हैं डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, सिर्फ ये जो प्री प्रोसेसिंग है इट्स अ होल प्रोफेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़े से वेग लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि अगर मैं मैनेज कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो डाटा के अंदर इस किस्म की वैल्यूज़ है ना, इनका मसला हल करना। कैसे हल करना है वी विल टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था प्री प्रोसेसिंग में? डेटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग में आप क्या करना चाहते थे? आप डाटा में से नॉइज़ रिमूव करना चाहते थे, आप डाटा में से इनकन्सिस्टेंसीज रिमूव करना चाहते थे, और आप डाटा में से मिसिंग वैल्यूज़ मैनेज करना चाहते थे, और आप ये देख रहे थे कि आपकी ओवरऑल एट्रीब्यूट्स जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप डेटा क्लीनिंग में करते। ओके, इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है डेटा इंटीग्रेशन। प्री प्रोसेसिंग में एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट से ज़हन में आता है कि कोई दो चीज़ें जोड़नी होंगी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, तो डाटा की इंटीग्रेशन में क्या मतलब होगा? दो डाटा को जोड़ना। इनफैक्ट इसका यही मतलब है कि मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास जो डाटा आ रहा है, आप उस डाटा को मर्ज कैसे करेंगे? देखें, दो जगह से मेरे पास पर्सन का डाटा आ रहा है, उसमें डुप्लीकेशन भी तो हो सकती है ना यार। उसमें हो सकता है कि एक जगह एज हो, एक जगह एज की जगह कोई और लफ्ज़ हो, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मैंने मर्ज करना है तो ये दोनों कॉलम एक ही हैं, एक छोड़ देना, एक रखना है। तो ये जो डाटा मर्ज है और ये मल्टीपल सोर्स से जो डाटा आ रहा है, इसको मर्ज करने के लिए हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो सारी की सारी डेटा इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। इनफैक्ट डेटा इंटीग्रेशन में ही हम ये जो डाटा लेक्स हैं, बिग डाटा है, अपाची काफका हम देखते हैं, हडूप देखते हैं, पाईस्पार्क, स्पार्क देखते हैं, जू कीपर है, HDFS है, ये सारी टेक्निक्स किधर आती हैं? ये सारी की सारी टेक्निक्स आपकी डेटा इंटीग्रेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, कि आपने मल्टीपल सोर्सेज से आने वाले डाटा को इस तरह मर्ज करना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। याद है ना कि प्री प्रोसेसिंग का मकसद क्या था? डाटा की क्वालिटी अच्छी करना। तो मैंने क्या बताया? क्लीनिंग पहला काम, कि डाटा में से नॉइज़ ख़त्म करनी है, मिसिंग वैल्यूज़ मैनेज करनी है, ओवरऑल आपने देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे काम के हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर आपने डाटा इंटीग्रेशन, मैंने बताया कि मल्टीपल सोर्सेज से अगर आपके पास डाटा आ रहा है तो उसको आपने इस तरह मर्ज करना है कि डाटा की क्वालिटी अच्छी हो जाए। इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है डेटा रिडक्शन। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं एक तरफ इतनी मेहनत करके, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं डाटा को रिड्यूस कर दो, यानी कम कर दो, ख़त्म कर दो, ये क्या बात है? हाँ देखिए, मकसद क्या था? क्वालिटी का डाटा। मकसद डाटा नहीं था, मकसद अच्छी क्वालिटी का डाटा था। अब इसका मतलब है कि मैं रिडक्शन में क्या करूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे कौन कौन से कॉलम जो है वो डुप्लीकेट है, या मेरे कौन से कॉलम हैं जो एक ही जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मैं उनमें से एक रख लूं। अगर मेरे पास 10 कॉलम है जो एक ही जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो मुझे 10 के 10 क्यों चाहिए? मैं इतने कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज क्यों ज़ाया करूं? मैं उनमें से एक या दो क्यों ना रख लूं? ठीक है ना? तो इसे कहते हैं रिडक्शन, के डुप्लीकेट रोज रिमूव करो, डुप्लीकेट कॉलम्स रिमूव करो, मिलते जुलते कॉलम्स रिमूव करो, और उसके बाद इधर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास डोमेन है जिसे कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। दोबारा लफ्ज़ बोल रहा हूं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ठीक है, क्या होती है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन? सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल दे दें, एक दो टेक्निक्स बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखें, आप जो डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं? अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो आपके पास डेटा आया,
आपने उसको क्लीन कर दिया, तमाम चीज़ें कर दी। अब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की बात हुई तो आपको क्यों करनी है, सबसे पहला सवाल ये है। तो कुछ तो आपके पास रिडंडेंट जो डेटा है जो रिपीटेडली आपके पास आ रहा है, सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है वो। फिर कुछ ऐसे कॉलम्स, कुछ ऐसा डाटा आपके पास मौजूद होता है जो कि इन्फॉर्मेशन तो कोई डिफरेंट दे रहा होता है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती आपकी कि आप उसको रखें और वो इतनी वर्थ आपके मॉडल बनाने में फ़ायदेमंद हो। क्योंकि एंड गोल आपका ये है कि आपने एक मॉडल बनाना है, उस मॉडल को आप जितना ज़्यादा डाटा देंगे उतना बड़ा एक मॉडल होगा, उतनी ज़्यादा कंप्यूट पावर आपने यूज़ करनी है। अब ऐसे डाटा को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपके मॉडल के रिजल्ट्स की इम्प्रूवमेंट में कोई पार्ट प्ले ही नहीं कर रहा। तो जब रिजल्ट्स इम्प्रूव ही नहीं होने विद दैट डाटा, तो आप उस डाटा को अपने उसमें से रिमूव कर देते हैं और उसकी जो डायमेंशनैलिटी है, जो एट्रीब्यूट्स थे, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 एट्रीब्यूट्स थे जब आपने डाटा लिया था। डाटा क्लीनिंग के बाद, एक्सप्लोरेशन के बाद, एनालिसिस के बाद और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बाद आपको पता चला इस 100 में से 3 कॉलम्स ऐसे हैं जो मेरे रिजल्ट के ऊपर मेजर इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जो जितने हैं वो उसके अंदर से 10 ऐसे थे जिनको मैं रिमूव कर दूं तो कोई असर नहीं पड़ता, और 5 ऐसे जिनसे थोड़ी सी मेरी एक्यूरेसी डाउन होती है। तो इस तरह की इंसाइट्स आपको डायमेंशनल रिडक्शन से मिलती हैं, जिसके लिए आपके पास अगर टेक्निक्स की बात की जाए तो मोस्टली PCA यूज़ किया जाता है। अब PCA स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और ना ये लीनियर अलजब्रा की 2 टेक्निक्स हैं। अगर हमारे जो मैथ वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए, क्योंकि इसमें इस कोर्स में ना मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल बताता हूँ क्योंकि हम इसको एडवांस कोर्स कह रहे हैं, तो इसलिए हारिस से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा लेवल की बातें बता दे। मैं किसी जगह ना लोगों के लिए मुश्किल बातें जानबूझ के बताता हूँ ताकि जो हमारी ऑडियंस उसे अंडरस्टैंड कर सकती है वो उससे महरूम ना रहे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है ये लीनियर अलजब्रा में ना 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, उनकी बेस पे चलती है। एक होती है आइगन डिकम्पोजिशन और दूसरी होती है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा सेट की डायमेंशंस हम देखते हैं कि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट आइगन डिकम्पोजिशन से निकालने हैं या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से निकालने हैं। तो ये वाली जो सिर्फ 3-4 लाइनें थी ये एडवांस कोर्स वाले लोगों के लिए थी। बाकी लोग जो हैं दे कैन अज्यूम के मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं म्यूट था ठीक है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की एक टेक्निक है, और दूसरी जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है वो है TSNE, TSNE। क्या कहते हैं उसे? TSNE। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा इससे बनता क्या है? बताएंगे, रहने दे बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है कि आपने उसको याद रखना है कि नहीं। इससे बनता है T स्टोकेस्टिक नेबरहुड एम्बेडिंग्स, ठीक है। सिर्फ टीस नहीं याद रखें, इतना काफ़ी है। सो ये 2 टेक्निक्स डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करती हैं। अच्छा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब ये है, हारिस ने बहुत अच्छा समझाया कि आपके पास स्टार्ट में पर्सन का डाटा था और उसमें 100 कॉलम थे, तो इसका मतलब है कि वो 100 डायमेंशंस थी और बहुत ज़्यादा डाटा था। तो आप जब डायमेंशनैलिटी रिडक्शन अप्लाई करेंगे तो इससे आपको मैथ की ये टेक्निक बता देंगी कि कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, कौन से एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कौन बताता है? ये मैथ की टेक्निक्स हमें बता देती हैं कि फ़लाँ एट्रीब्यूट कोई फ़ायदा नहीं देगा, फ़लाँ एट्रीब्यूट बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमें जब हम ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं तो हो सकता है हमारे पास 100 में से सिर्फ 25 एट्रीब्यूट बाकी बचे जो इतने ज़्यादा यूज़फुल हों कि टोटल 100 भी उतने ना हो, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम डेटा की रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन का मकसद है लो क्वालिटी का गैर ज़रूरी डाटा इसलिए रिमूव करना कि एक तो हमारे डाटा की क्वालिटी अच्छी हो जाए, और दूसरा ये कि हमारे डाटा से हमने जो बाद में एनालाइज फेज़ ऑफ डाटा साइंस में जो मॉडल ट्रेन करने हैं उनकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है। तो
ये तीन मैंने मेरा ख्याल अभी बताई है। मैंने क्लीनिंग बताई है, इंटीग्रेशन बताई है और रिडक्शन बताई है। चौथी टाइप में टाइम क्या हुआ है मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि चौथी टाइप इन इट सेल्फ 15 से 20 मिनट की है, और अगर मैंने तेज़ी से गुजारी तो वो उस टाइप के साथ ज़्यादती होगी। चौथी जो टाइप है उसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल का लेक्चर हम फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।